दोस्तों कहते हैं कि वहम था कि सारा बाग अपना है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला कि सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। कौन आंधी है, कौन तूफान है, कौन हवा का झोंका है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस का फिलहाल दावा यही है कि हवा से डरने वाली ये सरकार अब इस आंधी का सामना कैसे करेगी, जिस आंधी का नाम है राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी हैं, सलाह राहुल गांधी की चलती है, प्रेडिक्शन राहुल गांधी की सही साबित होती है। ये किस तरह की सरकार चला रहे हो? और अब इतने दबाव में आ गए हैं कि अब राहुल गांधी जी जो कहेंगे, कांग्रेस पार्टी जो कहेगी, विपक्ष जो कहेगा, ये लागू करेंगे। इतने हिले हुए हैं ये लोग आज की तारीख, क्योंकि इनकी चोरी रंगे हाथों ये पकड़े गए। विदेश नीति में फ्लॉप, आंतरिक सुरक्षा में फ्लॉप, अर्थव्यवस्था में फ्लॉप, सरेआम। मैं देश की बेइज्जती नहीं मानता, क्योंकि देश को इन्होंने अपने आप से अलग रखा है, अपनी छवि को ही निखारते रहे। ये पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री की छवि मिट्टी में मिल चुकी है। आज प्रधानमंत्री एक लेम डक प्राइम मिनिस्टर हैं। हल्की सी हवा चलेगी, चरमरा के ये सरकार गिर जाएगी। और अब आंधी आ रही है, हवा तो बहुत पुरानी बात हो गई। दोस्तों, आप कहेंगे कि आज बड़ा शायराना स्टाइल में जो है वो मैं बात कर रहा हूँ। शायराना स्टाइल में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बात ही कुछ शायराना जैसी है, क्योंकि कल सुबह से राहुल गांधी एक बार फिर वही काम करने जा रहे हैं जो उनकी एक पहचान बन चुकी है। मुझे राहुल गांधी के बरस, जब मैं ये बात करता हूँ राहुल गांधी के बरस, मुझे फिर महात्मा गांधी की याद आती है। आप कहोगे कि भाई, बहुत से लोग कहेंगे कि महात्मा गांधी और राहुल गांधी की तुलना कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सही बात है। महात्मा गांधी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, लेकिन जो मुझे दोनों में समानता दिखती है वो ये दिखती है कि जब जब महात्मा गांधी सत्ता के खिलाफ रास्ते पर उतरे थे, तब तब अंग्रेजों की सत्ता हिली थी। और ठीक करीब करीब 8 दशकों के बाद जब एक और गांधी, जिसका नाम राहुल गांधी है, जब जब वो सड़क पर उतरा है, तब तब सत्ता में बैठे मोदी जी की गद्दी हिली है। आप देखिए, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उससे पहले जो सरकार का कॉन्फिडेंस था वो सातवें आसमान पर था और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जमीन में कहीं धंसा हुआ था। लेकिन उस एक यात्रा ने पूरा जो राजनीतिक माहौल है देश का बदल दिया, और बीजेपी जो 400 पार का सपना देख रही थी, कहां 240 पर टिक गई। फिर वही कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि 240 भी फर्जी है, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 60-70 कम थी। चलिए, वो बात बहस का अलग मुद्दा है, लेकिन ऑफिशियली तो 240 पे टिक गई। जिंदगी में पहली बार मोदी जी को बैसाखियों के सहारे की सरकार चलानी पड़ी। फिर वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा निकाली, उसका असर भी दिखा। जहां जहां से वो निकली, वहां वहां से कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा राहुल गांधी की पहचान बन गई। अब इसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी कल सुबह से फिर एक यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार यात्रा का नाम है वोटर अधिकार यात्रा, जो बिहार के सासाराम से शुरू होते हुए तकरीबन 16 दिनों में 1300 किलोमीटर कवर करेगी और 1 तारीख को पटना में महाविशाल रैली के साथ खत्म होगी। एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की इस यात्रा में जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव साथ होंगे और बहुत से इंडिया गठबंधन के नेता बीच बीच में शामिल होने की उम्मीद है। अब इस यात्रा के जरिए कांग्रेस न सिर्फ वोट चोरी का जो अपना नारा है उसको चस्पा करना चाहती है, बल्कि लोगों को वही याद दिलाने की कोशिश कर रही है जो मैंने अभी शुरू में कहा कि राहुल गांधी की पहचान हो गई है पैदल यात्रा। इस देश के लोकतंत्र ने करवट ली है। ये फिर एक ऐतिहासिक यात्रा जो कल शुरू होने वाली है, लोकतंत्र करवट लेने वाला है। हम सब के अस्तित्व की लड़ाई के लिए यह यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। दिस मार्च will become a milestone
in the history of our democracy. Every time Mr. Rahul Gandhi has embarked upon a march like this, democracy has turned a page, a leaf. And such marches always strengthen, enrich our democracy. आजकल दरअसल राहुल गांधी के साथ बहुत से वन लाइनर जुड़ गए हैं और ये वन लाइनर का असर या वन लाइनर कैसे जुड़ने लगे, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो राहुल गांधी का वो एक्सपोज है जहां चुनाव आयोग को एक तरह से बेनकाब कर दिया राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद सोशल मीडिया पर, क्योंकि गोदी मीडिया भी मजबूरी में राहुल गांधी को दिखाने के लिए मजबूर हो गया है, राहुल गांधी को स्पेस देना पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया पर राहुल गांधी एक तरह से आंधी तूफान बन के आए हैं। करोड़ों लोग राहुल गांधी की इस मुहिम से, वोट चोरी के खिलाफ जो मुहिम है उसमें जुट गए हैं। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, राहुल गांधी के हर वीडियोस को मिलियंस और मिलियंस लोग देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 से 40 करोड़ लोग अब तक राहुल गांधी के इस अभियान से जुड़ चुके हैं, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग प्लेटफॉर्म में। यानी एक तरह का तूफान बन के उभर आए हैं। और आपको भी मालूम है सोशल मीडिया पे ज्यादा कौन एक्टिव होता है। सोशल मीडिया पे वो वर्ग एक्टिव ज्यादा होता है जिस वर्ग के हाथ में इस देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये होता है। और उस वर्ग का नाम है युवा वर्ग, जो तकरीबन 60 से 65% इस देश में, सबसे ज्यादा युवा इस देश में है। अगर वो करोड़ों की संख्या में राहुल गांधी के साथ जोड़ रहे हैं तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी का पॉपुलैरिटी ग्राफ, अगर कोई जेन्युइनली पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका वो नापे, वो जो गोदी वाले हैं, जो सरकार को खुश करने वाले हैं, वो तो अभी भी कहेंगे कि मोदी जी कहीं आगे हैं, लेकिन मोदी जी कहाँ राहुल गांधी से पीछे छूट गए हैं, इसका अंदाज आप कल जो स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था प्रधानमंत्री ने, उसके व्यूज देख लीजिए और राहुल गांधी की बारिश में भीगती हुई तस्वीर के या छोटे से वीडियो के व्यूज देख लीजिए, उसमें फर्क का पता आपको लग जाएगा। जबकि बीजेपी के पास तो इतना बड़ा एक तंत्र है पूरा, जिसको पैसे दिए जाते हैं बाकायदा इन चीजों को वायरल करने के, उसके बावजूद वो पीछे रह गए। अब एक जो नारा और चल रहा है, जो कल प्रधानमंत्री ने खुद चस्पा करवा दिया कि सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा, या सिस्टम तुम्हारी या सरकार हमारी, ऐसा कुछ है। क्योंकि कल जब जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि अब उसमें बदलाव किया जाएगा, तो आज अचानक सोशल मीडिया पर कल से लेकर इनफैक्ट वायरल हो गया राहुल गांधी का 2016 का वो ट्वीट, जहां उन्होंने कहा था कि जीएसटी, एज द जीएसटी काउंसिल बिगिन इट्स डेलिब्रेशन टुडे, आई वांट टू स्ट्रेस अगेन दैट एन 18% कैप ऑन द जीएसटी रेट इज इन एवरीबडीज इंटरेस्ट, की 18% जो कैप है वो लगनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं लगनी चाहिए। राहुल गांधी ने 2016 में कह दिया था और तब से वो लगातार इस बात पर अड़े हैं और अब अल्टीमेटली सरकार वही कर रही है। पिछले 11 साल में तकरीबन 2 दर्जन राहुल गांधी की ऐसी बातें हैं जो सही साबित हुई हैं, सरकार को माननी पड़ी है। यानी ऑन एन एवरेज आप मान के चलो हर साल एक बात तो ऐसी साबित हुई है। अब वो जीएसटी, नोटबंदी, कोविड, जो मर्जी ले लीजिए, अभी हाल ही में जातीय जनगणना के आगे भी सरकार को झुकना पड़ा था। अब जीएसटी मान ली है। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तय मान के चलिए कि ये जो वोट अधिकार यात्रा है या वोटों को लेके जो राहुल गांधी का ऑब्जेक्शन है, उसे भी एक दिन मानना पड़ेगा। चुनाव आयोग को गलती माननी पड़ेगी, सरकार को गलती माननी पड़ेगी और उसे सुधारना भी पड़ेगा। क्योंकि मैं बड़ा फर्म बिलीवर हो गया हूं इस चीज का कि राहुल गांधी की बातों का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन एक बात बिल्कुल आप मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि वो शख्स जब कोई आरोप लगाता है बिना तथ्यों के नहीं लगाता, उसके पास कुछ ना कुछ होता है। आप मान के चलिए, आज के दिन आप लिख लीजिए, जिस दिन इस देश की सरकार बदलेगी,
अडानी और राफेल को लेकर जितने आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, वो सब सच साबित होंगे और वो सरकार नहीं करेगी। इस देश की मीडिया ही देखना उसकी पूरी जानकारी सबके सामने रखेगी, वो सारी बातें सच निकलेंगी। इसीलिए वो शख्स आज भी अपने इन मुद्दों पर खड़ा रहता है और जो बात कहता है डंके की चोट पर कहता है। देर लगती है समझने में, लेकिन लोगों को समझ में आती है। वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। अब दुरुस्त आ रहा है और कल थका हुआ प्रधानमंत्री 103 मिनट बोलता है, लेकिन उसमें पूरे भाषण में थकावट, मिन्नत और डर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया इस पूरे देश को। मैंने भी कल अपने वीडियो में यही चीज़ आपके सामने रखी थी। अब ऐसे में एक व्यक्ति फिर सड़क पर उतर रहा है। वोट चोर, गद्दी छोड़, ये नारा चस्पा करता जा रहा है जहां जहां से जा रहा है। ये दौर इस देश में शुरू भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया। आप मान के चलिए, इंदिरा गांधी के बाद किसी एक शख्स को लेकर इस देश की राजनीति में, एक शख्स के नाम पर पूरी राजनीति घूम रही हो किसी पार्टी की, खत्म हो चुका था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद हर चीज को अपने आसपास घुमाना शुरू किया। हर चीज के केंद्र में नरेंद्र मोदी रहे। लेकिन हर एक अध्याय का अंत होता है। मोदी अध्याय का भी अब अंतिम पड़ाव शुरू हो चुका है। अब जो चीजें नरेंद्र मोदी के आसपास घूमती थी, अब सेंटर में राहुल गांधी है, उनके आसपास घूम रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 साल से हर चीज को अपने आसपास ना घुमाया होता, अपनी पार्टी, अपनी सरकार के आसपास घुमाया होता, तो आज विपक्ष में भी राहुल गांधी सेंटर में नहीं होता, बल्कि कोई पार्टी होती, कोई संगठन होता, कोई इंडिया गठबंधन होता। लेकिन शख्सियत सेंट्रिक आपने जो है राजनीति खुद इस देश को दी, तो अब उसी शख्सियत सेंट्रिक राजनीति का शिकार भी हो रहे हैं। क्योंकि एक शख्सियत के सामने कोई दूसरी स्ट्रांग शख्सियत खड़ी हो जाती है, तो फिर पहली वाली का मिटना तय होता है। राहुल गांधी को जो पे इस वक्त कर रहा है, वो पे इसलिए कर रहा है कि राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है आज, उन्हीं की कविता याद आ रही कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, ये लाइन याद आ गई। ये इसको आत्मसात दरअसल राहुल गांधी ने किया। हर तरह से उनको निशाना बनाया गया। ये तो उनके खुद के दुश्मन भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते, ऑफ रिकॉर्ड आप किसी से पूछ के देख लीजिए, वो भी मानते हैं कि भाई इस शख्स में एक जुनून तो है। इतना कुछ जो है पूरा किया गया, कानूनी कार्रवाई से लेके, डिफेम करने से लेके, पप्पू बोलने से लेके, उसके बावजूद ये शख्स खड़ा रहा, डटा रहा। और वो भी उस हालत में जब खुद की पार्टी साथ खड़ी नहीं थी। सिर्फ परिवार की एक माँ और एक बहन के सहारे एक आदमी खड़ा रहा और इस देश की सबसे बड़ी चट्टान से टकराता रहा। अल्टीमेटली चट्टान में दरारें पड़ी और चट्टान टूटने की कगार पे है और ये शख्स का कद लगातार बढ़ता गया और आज मजबूरी ही सही, लेकिन पूरी पार्टी भी साथ पीछे खड़ी है और पूरा विपक्ष भी साथ पीछे खड़ा है। इस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हौसला नहीं छोड़ा था राहुल गांधी ने। कोई और होता, मैं पहले भी शायद कई बार बोल चुका हूं कि कोई और होता तो कब की राजनीति छोड़ के शायद कहीं विदेश में जाके सेटल हो गया होता, या डर के आगे बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं वो कर लेता। लेकिन ये शख्स जानता था कि इसके पीछे जो सरनेम जुड़ा है ना, उस सरनेम के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। अगर राहुल गांधी कहीं झुक गए होते, डर गए होते ना, तो अपने पूरे खानदान की लेगेसी पर पानी फेर दिया होता। लोग तो इस लेवल तक गिर गए थे इनकी पार्टी में, खुद की पार्टी में, कांग्रेस के अंदर, कि राहुल बनाम प्रियंका खड़ा करने की कोशिश कर दी थी। राहुल बनाम सोनिया गांधी खड़ा करने की कोशिश कर दी थी। तीन परिवारों को, परिवार के तीनों सदस्यों को अलग अलग खड़ा करके लड़वाने की कोशिश तक पार्टी के अंदर हुई थी। G23 ग्रुप का मकसद ही यही था
कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के उसमें अलग-अलग कर दिया, दरार डाल दी जाए। फिर एक ग्रुप उठ खड़ा हुआ, कहा प्रियंका गांधी को कमान मिलनी चाहिए। ये सब आपको याद है। अपने घर में ही लोग अपने को लड़ाने के लिए तैयार थे, लेकिन ये संस्कार कहो या परिवार की बॉन्डिंग कहो या परिवार ने जो देखा है, इन लोगों ने बचपन से जो देखा है, अपने यहाँ पर जो है वो अपने पहले अपने चाचा की मौत देखी, फिर अपनी दादी की देखी, फिर अपने पिता की मौत देखी। 3 ऐसी मौतें देखी जो एक्सपेक्टेड भी नहीं थी। उस सब ने शायद कहीं यूनाइट रखा है। और ये मैं दोनों परिवार पे कहता हूँ ये, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पे भी और उधर मेनका गांधी और वरुण गांधी पे भी। वो परिवार भी एकदम दोनों माँ-बेटा एकजुट एकदम साथ एक-दूसरे के लिए हर वक़्त साथ है, क्योंकि दोनों ने एक ही दर्द सहा है। ये संस्कार कहो या मजबूरी कहो जो भी था, लेकिन अब उसका रिज़ल्ट दिख रहा है और मजबूत नेतृत्व राहुल गांधी की जो नेतृत्व क्षमता है और राहुल गांधी का जो पब्लिक में चार्म है, वो अब असर करने लगा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप भी ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।